अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले जो ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स हैं पहले वो समझ लें। ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये आप पहले भी क्लास 9 में समझ चुके हैं, लेकिन वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट थी वो लिमिटेड थी, क्योंकि वहाँ पे पूरे बुक में जो पढ़ाया जाता है वो यहाँ पे समझे कि एक एक्सरसाइज में यानी 2.1 में हम कवर कर लेंगे, इतना ज़्यादा है इसके अंदर। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले ज़रूरी है कि हम इसकी कॉन्सेप्ट को समझ लें। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, बेशक वो अगर हम क्लास में देखें या इंटरनेट के ऊपर जो वीडियोस देखते हैं, बस उन्होंने क्या करना होता है, एक्सरसाइज में जाके जो क्वेश्चन होते हैं बस वो सिंप्लीफाई करके और बस चले जाते हैं। अब देखें उसका नुकसान क्या होगा कि जब आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया जाएगा जो एक्सरसाइज से नहीं आएगा, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी कॉन्सेप्ट होनी चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगी तो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। सो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को स्किप करने की बजाय, यानी वो जो पोर्शन है उसका जिसमें कॉन्सेप्ट दी जाती है उसको स्किप करने की बजाय उसको समझ लें, फिर उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करें। तो इंशाल्लाह आपको जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो एक्सरसाइज सॉल्व करने में भी आपको मज़ा आएगा। पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि मैट्रिक्स क्या होती है। मैट्रिक्स को समझ लेते हैं, फिर उसके आगे जो वैल्यूज होंगी वो भी हमें समझ आ जाएंगी। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हैं। तो मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, आपकी रिवीजन करवा रहा हूँ। रेक्टेंगुलर एरे, एरे कहते हैं लाइंस को। तो क्या होंगी, मैं यहाँ पे शेप बता देता हूँ आपको, दिखा। ये देखें आपके पास क्या है, एक शेप है जिसमें क्या है, ये दो साइड और ये दो साइड आपस में क्या है, इक्वल है। ये रेक्टेंगुलर शेप है। तो कह रहे हैं कि या तो इस तरह की लाइंस की एक शेप होगी, और अगर शेप नहीं है तो और फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स, या रियल नंबर्स की ऐसी कलेक्शन होगी। जिस तरह से हम कोई भी नंबर ले लेते हैं 0 1 2 3 4 एंड 5, और इनको हम इस तरह से लिख लें कि ये जो शेप है वो क्या हो, रेक्टेंगुलर शेप बन जाए, तो फिर हम कहते हैं कि ये क्या है, मैट्रिक्स है। अब उस मैट्रिक्स के लिए होने के लिए कुछ और भी बातें हैं जो जरूरी हैं। एंड इनक्लोज बाय स्क्वायर ब्रैकेट, तो इसको हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज कर लेते हैं। ये आपके पास क्या हो गई, स्क्वायर ब्रैकेट आ गई है। एंड इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर, और इस मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल लेटर ए बी सी डी ई एफ अप टू सॉन जेड तक, जितने भी कैपिटल लेटर हैं इन तमाम लेटर से हम इसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। सच दैट m इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5, ये आपके पास क्या हो गई है, मैट्रिक्स बन गई है, इस कॉल्ड मैट्रिक्स। अब हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि ये एक कंप्लीट मैट्रिक्स है। तो इसकी जो एंट्रीज होती है, यानी इसमें जो वैल्यूज लिखी होती है उसको क्या कहा जाता है, द एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एलिमेंट्स और मेंबर्स। तो एंट्रीज को क्या कहा जाता है, एलिमेंट्स भी कहा जाता है, इसको एंट्रीज भी कह सकते हैं और मेंबर्स भी कह सकते हैं। सो ये आपके पास क्या हो गई है, मैट्रिक्स की डिफिनीशन हो गई है। अब मैट्रिसेस में आपके पास जो है दो चीजें हैं, एक है रोज और दूसरी है कॉलम्स। ये बहुत ज्यादा जरूरी है मैट्रिसेस के लिए। अब देखें रोज और कॉलम्स क्यों जरूरी है। पहले रोज को समझ लेते हैं, फिर हम कॉलम्स को भी देखते हैं और देखते हैं कि क्यों जरूरी है। रोज, द हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ एंट्रीज आर कॉल्ड रोज ऑफ अ मैट्रिक्स एंड रोज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर m। तो क्या कह रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ एंट्रीज जो होती हैं उसको हम रोज कहते हैं मैट्रिक्स में, और रोज को जो है हम स्मॉल लेटर m से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे जिक्र हुआ है हॉरिजॉन्टल फॉर्म। हॉरिजॉन्टल फॉर्म क्या है, देखें अगर हम लाइन को डिस्कस करें तो बेसिक जो लाइंस हैं वो दो तरह की हैं। एक लाइन है हॉरिजॉन्टल फॉर्म, ये इस तरह से, और दूसरी लाइन जो है वो वर्टिकल फॉर्म है, इस तरह से। तो जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, यानी इस तरह की फॉर्म में जो एंट्रीज होंगी उसको हम क्या कहेंगे, रोज कहेंगे, और जो इस फॉर्म में एंट्रीज होंगी उसको फिर हम क्या कहेंगे, कॉलम्स कहेंगे। तो इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं रोज की, तो आपको समझ भी आ जाएगी। तो ये देख लें 1 2 3 -4 7 9 0 3 एंड 5। इसमें देखें ये है आपके पास रो 1 यानी R1, इसको हम नाम दे देते हैं R2, और ये हो गया आपके पास R3। सो इसमें जो है m जो है वो क्या है आपके पास 3 के इक्वल है, यानी रोज की तादाद क्या है, वो 3 है। तो हम क्या करेंगे कि इस मैट्रिक्स में जो रोज की तादाद है वो क्या है, 3 है। तो बस ये रिप्रेजेंटेशन हो गई है। अब हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं कॉलम्स को। कॉलम्स क्या होते हैं आपके पास, द वर्टिकल फॉर्म ऑफ एंट्रीज आर कॉल्ड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स, यानी जो वर्टिकल फॉर्म में जो एंट्रीज होंगी उसको हम क्या कहेंगे, कॉलम्स कहेंगे। एंड कॉलम्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर n, और कॉलम्स को हम क्या करते हैं, स्मॉल लेटर n के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैंने जिस तरह पहले समझा दिया कि वर्टिकल फॉर्म में और हॉरिजॉन्टल फॉर्म में क्यों लिखी जाती है, वो बेसिकली लाइंस हैं जिसकी वजह से हम उसको समझते हैं कि वर्टिकल लाइंस है और हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो उससे ये समझने में आसानी हो जाती है, रोज एंड
कॉलम्स को। अब देख लें यहाँ पे आपके पास ये एक C1 से हम चले इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कॉलम 1, यहाँ पे हो गया आपके पास कॉलम 2 एंड यहाँ पे हो गया C3, यानी C1 C2 3 कॉलम्स है। सो n इज इक्वल टू 3, तो इसमें क्या है 3 कॉलम्स हैं। अब देखें जिस तरह से मैं रोज को अलग पढ़ रहा हूं और कॉलम को अलग पढ़ रहा हूं, लेकिन इस मैट्रिक्स में रोज भी लिखी हुई हैं और कॉलम्स भी लिखी हुई हैं, तो क्यों ना हम दोनों को कंबाइन कर दें। जब ये कंबाइन हो जाएंगी, यानी एक तरह से हम इसको लिख के स्टडी करेंगे, तो उसको हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी ये क्या बन जाएगा, रोज और कॉलम्स को जब कॉम्बिनेशन करेंगे। सो इसकी डिफिनीशन क्या है, द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स आर नॉन इट्स ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स। यानी अगर कोई मैट्रिक्स गिवन है, एम मैट्रिक्स है, ए है या बी है, कोई भी मैट्रिक्स आपने ली है, उस मैट्रिक्स के अंदर जो कॉलम्स की तादाद है और रोज की तादाद है, यानी दोनों को कंबाइन करके जब हम बताएंगे तो हम कहेंगे कि वो मैट्रिक्स क्या है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स होगा। एंड इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, तो m बाई n इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, या m मल्टीप्लाई n। ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, बेसिकली ये सिर्फ क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन होगी कि m बाई n, यानी ये जो बाय लिखा हुआ है इसकी जगह यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन साइन यूज होगा। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ पे देखें इसमें, तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि एक रो है यहाँ पे R1, यहाँ पे है रो 2 और यहाँ पे है आपके पास रो 3। यहाँ पे देखें तो ये हो गया C1, ये हो गया आपके पास C2 और ये हो गया C3 और ये हो गया लास्ट में C4। तो इसमें क्या है हमारे पास, m की जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास 3 है और n की जो वैल्यू है वो 4 है। अब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स A इज 3/4 या 3/4, इस तरह से हम इसको मेंशन कर देंगे। ये वाली जो नोटेशन है यहाँ पे कॉर्नर में यहाँ पे रिप्रेजेंट की जाती है, यानी 3/4 यहाँ पे हम लिखेंगे। बाकी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फर्दर तो उसमें यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। रोज और कॉलम्स को जब हम कंबाइन करके लिखते हैं कि इस किसी भी मैट्रिक्स में कितनी रोज और कितनी कॉलम्स है, तो उसको कहा जाता है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। यानी कोई भी मैट्रिक्स है या कोई भी हम नंबर को अगर डिस्कस करते हैं तो उसमें इक्वलिटी कब होती है, कि जब वो एक जैसी हो। यानी अगर मैं लिखता हूँ 3 इज इक्वल टू 3, तो 3 3 के इक्वल है, तो इसका मतलब यह है कि ये इक्वल होंगे। इसी तरह मैट्रिसेस की अगर बात करें तो चलें उसकी डिफिनीशन देख लेते हैं और उसकी कंडीशंस हैं। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो हम कहते हैं कि ये इक्वल होंगे, अगर उन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती तो वो इक्वल नहीं है। सो टू मैट्रिसेस A एंड B आर सेड टू बी इक्वल। कोई भी दो मैट्रिसेस हैं, वो A और B की फॉर्म में है, M और N की फॉर्म में है, किसी भी फॉर्म में लिखी हुई हैं, वो इक्वल होंगे अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें तब। और वो कंडीशन कौन सी है, नंबर 1, कंडीशन नंबर 1, बोथ हैव सेम ऑर्डर। दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। यहां पे हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ये होना चाहिए। नंबर 2, दियर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। और उनकी जो एंट्रीज होंगी, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज, यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग का जिक्र हुआ है, इससे पहले ये चीज डिस्कस नहीं हुई, तो ये भी हम देख लेते हैं। एंट्रीज तो हमने पढ़ ली, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होती हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं एग्जाम्पल से। ये एम मैट्रिक्स है जिसमें लिखा हुआ है 3, 5, 7 और 9। यहाँ पे देखें 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 10 - 5, यहाँ पे 4 + 3 और यहाँ पे 5 + 4 लिखा हुआ है। अब अगर बी की वैल्यू में देखें, यहाँ पे ए की वैल्यू में क्या है, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। कंडीशन नंबर 1 को पहले देखेंगे और यहाँ भी 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। सो दोनों का ऑर्डर जो है वो क्या है, सेम है। सो कंडीशन नंबर 1 जो है वो तो सेटिस्फाई कर रही है, कंडीशन नंबर 1 क्या है, सेटिस्फाई हो रही है। अब हम देखते हैं सेकंड कंडीशन को, क्या वो भी सेटिस्फाई होती है। सो बी की वैल्यू को लिख लेते हैं यहाँ पे 3, 10 - 5 से आएगा 5, 4 + 3 से 7 और 4 + 5 से 9। अब जरा इन वैल्यूज को देखें, ए और बी की दोनों की वैल्यूज क्या है, वो इक्वल है। यानी यहाँ पे अगर 3 लिखा हुआ है तो इसके लिए इस मैट्रिक्स में यहाँ पे क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो इसको कहा जाता है कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज। यानी एक मैट्रिक्स में जिस जगह पे जो एलिमेंट लिखा हो, सेम एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स में उसी जगह पे लिखा हो, तो हम कहते हैं कि ये क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं। तो ये इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो इस 5 के लिए यहाँ पे इक्वल करें तो ये 5 आ रहा है, तो यानी यहाँ पे ये लिखा हुआ है। यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, तो इसके लिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है। और 9 के लिए यहाँ पे 9 लिखा हुआ है। सो हम कहेंगे कि मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू बी, यानी ए और बी क्या है, इक्वल है, क्योंकि वो दोनों कंडीशन को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है।
तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि है टाइप ऑफ मैट्रिसेस, यानी मैट्रिसेस की टाइप्स क्या है, यानी मैट्रिक्स किस किस फॉर्म में हो सकती हैं। तो पहली टाइप है रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर। ये दोनों आपकी बुक में मेंशन है, रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर भी कहा जाता है इसको। अब मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो, यानी एक मैट्रिक्स है उसको हम क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स कहेंगे। अगर उसके अंदर क्या हो, सिर्फ एक ही रो लिखी हो, मोर देन वन कॉलम्स हो, तो हम क्या कहेंगे, वो क्या है, रो मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल देख लें, यहाँ पे एक रो है 1 2 एंड 3, 3 कॉलम्स है, सो इसका ऑर्डर क्या है 1/3। यहाँ पे देख लें, यहाँ पे एक रो है और 2 कॉलम है, सो ये 1/2 लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स कहेंगे। इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर जो है वो क्या है आपके पास, अब मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। अगर उसके अंदर एक कॉलम हो और मोर देन वन रोज हो तो हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। अब जिसमें देखें 1 2 एंड 3, 3 रोज हैं और इसके अंदर क्या है, यहाँ पे 1 कॉलम है, तो हम लिखेंगे कि ये क्या है आपके पास, कॉलम मैट्रिक्स है। यहाँ पे देखें तो 1 2, 2 रोज हैं और यहाँ पे देखें तो इसमें क्या है, 1 कॉलम है, तो ये आपके पास क्या हो गई है, कॉलम मैट्रिक्स आ गई है। नेक्स्ट जो टाइप है वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, अब मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स है, ए बी सी, आपको मैंने बता दी जेड तक आप कोई भी कैपिटल वर्ड ले सकते हैं। अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं उस मैट्रिक्स के इक्वल ना हो तो हम कहते हैं कि वो मैट्रिक्स क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। यानी किसी भी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज की तादाद नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल ना आए तो हम कहेंगे कि वो क्या है आपके पास, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसकी एग्जांपल देखने से तब आपको समझ आ जाएगी। तो ये इसकी एग्जांपल देख लें एम मैट्रिक्स मैंने लिखा है, इसमें क्या है, एक रो है, दूसरी रो है, 2 रोज है और इसमें क्या है 1 2 एंड 3 कॉलम्स है। तो इन दोनों की तादाद जो है वो इक्वल नहीं है, तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम की तादाद इक्वल ना हो उसको हम कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 1 2 एंड 3 रोज हैं और यहाँ पे 1 एंड 2 कॉलम्स हैं, तो अब हम कहेंगे कि ये भी क्या आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो हमने कॉलम मैट्रिक्स पढ़ी है या रो मैट्रिक्स पढ़ी है वो भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में आती है। अब उसके पीछे रीजन क्या है, रीजन ये है कि उसके भी क्या है, यहाँ पे देखें तो इसमें एक रो है और 3 कॉलम है, तो उसका भी ऑर्डर जो है वो सेम नहीं है। यहाँ पे देख रहे हैं तो 3/1 लिखा हुआ है, तो इसके भी रोज और कॉलम की तादाद सेम नहीं है, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके पास, अजवा ये पंखा थोड़ा स्लो कर दे, पंखे ये पेज जुड़ रहे हैं सारे। नेक्स्ट टाइप जो है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, अब मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी नंबर ऑफ रोज और कॉलम की तादाद अगर सेम है तो हम कहते हैं उसको कि वो क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या था कि दोनों की तादाद जो है वो सेम नहीं थी, ना रोज की और ना कॉलम की, यानी वो इक्वल नहीं थी। यहाँ पे क्या होगी आपके पास, वो इक्वल आएंगी। तो यहाँ पे देखें 1 2 एंड 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स है, सो ये क्या है 3/3। यहाँ पे देखें तो 2 रोज एंड 2 कॉलम्स है, सो लिखेंगे 2/2। तो ये है आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो तो उसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं जी। तो नेक्स्ट जो है वो है नल या जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, अब मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड नल और जीरो मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज आर जीरो, यानी अगर किसी मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज जीरो हो तो हम कहते हैं उसको कि वो क्या है आपके पास, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे देखने 0 0 लिखे हुए हैं, इस फॉर्म में देखने 0 लिखे हुए हैं, किसी भी फॉर्म में देखने तमाम एंट्रीज क्या होंगी, उसकी 0 होंगी, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा जी, दूसरी बात, यहाँ पे मैंने एक एलिमेंट लिखा है, सेट के अंदर चूंकि हमने पढ़ रखा है कि वहां पे अगर किसी सेट के अंदर एक एलिमेंट हो तो उसको हम क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट कहते हैं। यहाँ पे ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, अगर यहाँ पे एक एलिमेंट भी लिखा हुआ है तो इसमें क्या है, एक रो है और एक कॉलम है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम नहीं कह सकते कि ये आपके पास क्या है, सिंगलटन मैट्रिक्स है या इस तरह से। तो ये भी याद रखिएगा कि एक नंबर अगर सिंगल नंबर भी लिखा हुआ है तो उसमें क्या है, उस मैट्रिक्स में एक रो और एक कॉलम है। नेक्स्ट टाइप जो इसकी वो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है,
A matrix obtained by changing rows into column or column into rows of a matrix is called transpose of that matrix। यानी अगर कोई मैट्रिक्स गिवन है और उसके हम रोज को कॉलम में और कॉलम्स को रोज में चेंज कर लें तो हम कहते हैं कि वो जो मैट्रिक्स अब आपने हासिल की है वो क्या है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स है। एंड इफ m is a matrix then it transpose is denoted by m power t, यानी इसकी पावर में हम t लिख देंगे तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि इसका हमने क्या किया है, ट्रांसपोज फाइंड आउट किया है। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ये एग्जांपल है, m वैल्यू लिखी हुई है, इसका ट्रांसपोज जो होगा वो इक्वल आ जाएगा। देखें ये क्या लिखा हुआ है, कॉलम की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा 1 9 और 1, ये क्या हो गया, रो बन गई है। इस तरह ये कॉलम है तो ये 3 2 एंड 5 और ये लिखा हुआ है 7 3 एंड 0, तो ये भी आपके पास क्या हो गई है, कन्वर्ट हो गई। अब देखें रोज जो है कॉलम है और कॉलम जो है वो रोज में चेंज हो गई हैं। ठीक हो गए। तो यहाँ पे देख लें एम मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये बन जाएगा 6 एंड 5। तो देखें ये एक रो थी, ये एक कॉलम में कन्वर्ट हो गई, यहाँ पे ये रो जो है ये इस कॉलम में कन्वर्ट हो गई है। तो इसको क्या कहा जाता है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ये क्यों जरूरी है, आपके एक्सरसाइज में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपने क्या करना है, ट्रांसपोज फाइंड करना है, लेकिन वो सिंपल ट्रांसपोज नहीं है, बल्कि वो जो ट्रांसपोज है वो इस तरह से है कि आप कोई भी दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर उसका ट्रांसपोज फाइंड कर रहे हैं, फिर उसके बाद इस तरह से क्वेश्चन है कि उनको प्लस करना है, माइनस करना है, यानी डिफरेंट तरीकों से आपको क्या किए गए हैं, क्वेश्चन दिए गए हैं। तो अगर ट्रांसपोज समझ आ जाती है तो आपको वो क्वेश्चन भी समझ आ जाएंगे। अब इसके नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टाइप है इसकी नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होती है, पहले हम क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स को देख लेते हैं कि लेट्स सपोज दैट m बी अ मैट्रिक्स, m कोई भी एक मैट्रिक्स है, देन इट्स नेगेटिव यानी माइनस m, यानी अगर ये m है तो इसका नेगेटिव क्या होगा, माइनस m होगा। इज ऑब्टेन बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ m। अगर m मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स के हम तमाम के तमाम साइन जो है वो चेंज कर दें, यानी अगर पॉजिटिव साइन है तो वो नेगेटिव में चेंज कर दें और नेगेटिव साइन जो है वो पॉजिटिव में चेंज कर दें, तो हम कहेंगे कि वो क्या है, नेगेटिव मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल m मैट्रिक्स है जिसमें लिखा हुआ है -4 3 7 एंड -5। देखें मैंने नेगेटिव वाले को बॉक्सेस में बंद किया और 3 और 7 को सर्कल में क्लोज कर दिया समझाने के लिए। अब ये 3 जो है ये पॉजिटिव है, ये चेंज हो जाएगा नेगेटिव के अंदर, और ये जो 4 है ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है। यहाँ पे -7 जो है पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट होगा और ये 5 जो है ये नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम कहेंगे इस मैट्रिक्स को ये क्या है, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। तो उम्मीद आपको समझ आ गई होगी, बस सिर्फ क्या करना है, साइन चेंज करना है, पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव करना है। अब हम इसके नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करते हैं जो कि है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, इसका ताल्लुक जो है वो ट्रांसपोज के साथ है, और वो कैसे है मैं समझाता हूँ। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। अगर किसी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज लेने के बाद वो दोबारा उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए जो गिवन है, तो हम कहेंगे कि वो जो मैट्रिक्स है वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फॉर एग्जाम्पल दैट इज किस तरह से, मैट्रिक्स m इज सिमेट्रिक इफ m ट्रांसपोज इज इक्वल टू m। ये आपके पास वैल्यू, एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। ये ए मैट्रिक्स है, अब हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, यानी ए ट्रांसपोज ले लेते हैं। अगर ये ट्रांसपोज है दोबारा ए के ही इक्वल आ गया तो हम कहेंगे कि ये क्या है, आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब ये देखें यहाँ पे ये क्या है, आपके पास रो लिखी हुई है, इसको मैं कॉलम में चेंज कर रहा हूँ। सो ये 2 -1 एंड 3, फिर ये वाली रो जो है ये भी चेंज होगी, -1 2 एंड +2। ये वाली रो जो है ये भी चेंज हो जाएगी कॉलम में, सो 3 2 एंड 3। तो अब देख लें, इसको कंपेयर कर लें, आपके पास यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2 आ रहा है -1 3 और 3 आ रहा है -1 +2 एंड +2। ये देखें सारी वैल्यू जो है वो इक्वल है, यानी ये इक्वल आ गया आपके पास ए के, तो हम कहेंगे कि ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसको देख लेते हैं, यहाँ पे m का ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 3 3 एंड 4। तो ये अगेन m ट्रांसपोज जो है वो इक्वल हो गया m के, तो हम कहेंगे कि m इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो ये बस आपने याद रखना है क्योंकि आगे चल के आपको क्वेश्चन मिलेंगे इस तरह के जो कि आपने सॉल्व करने हैं। अच्छा जी अब इसकी अब हम इसकी नेक्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं जो कि है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, अब स्क्वायर मैट्रिक्स m इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ m ट्रांसपोज इज इक्वल टू -m। जिस तरह सिमेट्रिक में था कि अगर ट्रांसपोज लेने के बाद वो m के इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं कि वो क्या है, आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब कह रहे हैं कि अगर वो नेगेटिव साइन यानी नेगेटिव ऑफ m के इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे कि वो क्या है,
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसकी देख लेते एग्जांपल, ये एम मैट्रिक्स है, इसमें क्या लिखा हुआ है 0 2 3 -2 0 एंड 1 -3 -1 एंड 0। तो चलें इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज लेंगे तो ये हो जाएगा 0 -2 एंड -3। ये वाली जो कॉलम है ये रो में चेंज हो गई। फिर इसको देखें 2 0 एंड -1, ये कॉलम जो है ये भी रो में चेंज हो गई और ये हो गया 3 1 एंड 0। अब देखा जाए तो ये दोनों इक्वल नहीं है, m के इक्वल नहीं आ रही। अब हम क्या करते हैं, इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं, एक माइनस कॉमन लेते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू, ये 0 का कोई साइन नहीं होता, ऐसे इट इज रहेगा। ये नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, ये नेगेटिव भी पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी नेगेटिव 0, ये +1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इस वैल्यू को देखें और इस वैल्यू को देखें तो दोनों क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। अब हम कह सकते हैं कि m ट्रांसपोज जो है वो इक्वल हो गया है -m के, तो हम कहेंगे कि m इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो उम्मीदें समझ आ गया होगा, क्योंकि ये ट्रांसपोज के साथ रिलेटेड है, इसलिए ट्रांसपोज जिस तरह से जरूरी है ये भी उसी तरह से ही जरूरी है। अब हम इसकी नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करते हैं जो कि है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, तो देखें अ स्क्वायर मैट्रिक्स m इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। कोई भी एक मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, देखें यहाँ पे कंडीशन लगाई गई है कि वो क्या होना चाहिए, जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, नंबर 1। फिर क्या करें, इफ एटलीस्ट वन ऑफ the entries of its diagonal is not 0 and non diagonal entries are 0। यानी ये कह रहे हैं कि अगर उसकी जो एंट्रीज हैं, जितनी भी उसमें वैल्यूज लिखी हैं, उसमें जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो नॉन जीरो हों और बाकी जो वैल्यूज हैं वो सारी के सारी क्या हो, जीरो हों, तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है। अब देखें यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसको प्रिंसिपल डायगोनल भी कहा जाता है, ये याद रखिए, क्योंकि आगे वैल्यूज और भी आ रही हैं जिसमें आपको ये यूज करना है। तो इस जो डायगोनल की वैल्यूज है इसको क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल डायगोनल कहा जाता है। ये कह रहे हैं कि ये नॉन जीरो होंगी और बाकी जो वैल्यूज होंगी वो सारी के सारी क्या होंगी, जीरो होंगी, तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहा जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाएगा। दूसरी चीज क्या थी यहाँ पे कि स्क्वायर था। स्क्वायर क्या है कि 3 रोज और 3 कॉलम्स है, ये 2 रोज एंड 2 कॉलम्स है, तो ये याद रखना है। यहाँ पे देख लें मैंने एक और भी वैल्यू लिखी है कि जिसमें मैंने 0 लिख दिया एक, यानी आपके पास क्या है, यहाँ पे भी 0 लिखे हुए हैं जो कि कंडीशन को पूरा करने के लिए जरूरी है, और ये जो डायगोनल एंट्रीज है इसमें भी मैंने एक 0 लिख दिया है। तो देखें आपके पास ये जो वैल्यूज हैं ये पूरी के पूरी 0 नहीं है, क्योंकि अगर पूरी वैल्यू 0 हो जाए तो वो क्या हो जाती है, नल मैट्रिक्स बन जाती है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये मैट्रिक्स है ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, तो इसका भी ऑर्डर क्या है, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं। तो उम्मीदें समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टाइप को देखते हैं जो कि है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, और डायगोनल मैट्रिक्स यानी वो जो डायगोनल मैट्रिक्स अभी हमने पढ़ी है is called a scalar matrix if all its diagonal entries are same। यानी जो diagonal entries है जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है 1 4 एंड 7, तो अगर ये एंट्रीज एक जैसी आ जाए यानी एक ही नंबर रिपीट हो जाए तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल क्या यहाँ पे मैंने लिखा है के एंड के, एक ही वैल्यू लिख ली है, वेयर के इज एनी कांस्टेंट, कोई भी नंबर हो सकता है 0 और 1 के अलावा। अब 0 और 1 के अलावा क्यों ऐसा नंबर हमने मतलब कंडीशन लगाई है वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। 0 जो है वो चूंकि नल मैट्रिक्स बन जाती है और 1 जो है वो जो इसके बाद टाइप आ रही है उसमें वो यूज होगा। तो देख लें यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, तीनों वैल्यूज में 3 लिख दिया है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, स्केलर मैट्रिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप में हम क्या करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को देखते हैं। इसकी नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट जो टाइप है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी या यूनिट। आइडेंटिटी भी कहा जाता है इसको, या यूनिट भी कह सकते हैं। इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1, जिसे मैंने ऊपर बताया ना कि हम 1 को क्यों कर रहे हैं, वो मैंने कहा था कि आगे चलकर मैं रीजन बताऊंगा। देखें अगर 1 आ जाता है तो वो क्या बन जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, स्केलर मैट्रिक्स में 1 भी नहीं लिख सकते, और अगर 0 आ जाए तो वो क्या बन जाती है, नल मैट्रिक्स बन जाती है। तो ना 1 लिख सकते हैं और ना 0 लिख सकते हैं, उसके अलावा कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन देख लें, अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है। यहाँ पे I2 लिखा होता है क्वेश्चन के अंदर। I2 का मतलब क्या होता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, यानी इसमें 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, ये ऐसी मैट्रिक्स होगी। I3 का मतलब क्या होता है, जिसमें एंट्री जो 3 रोज और 3 कॉलम्स हो, तो इसको क्या कहा जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ I3, यानी
ऑर्डर 3 इस तरह समझ ले, 3 रोज और 3 कॉलम्स होंगी। तो देखें यहाँ पे सारी वैल्यूज 1 है, यहाँ भी 1 है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे इस मैट्रिक्स को कि ये क्या है आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। नेक्स्ट टाइप देखना, ये जो टाइप है यानी यहाँ पे जब हमने 3 टाइप्स पढ़नी, ये नहीं है, ये इससे पहले आपने नहीं पढ़ी थी क्लास 9 के अंदर। यहाँ पे जो टाइप का नाम है वो है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये चूंकि नाम ही चेंज है, एक तो ट्रायंगुलर की बात हुई है, ट्रायंगुलर का मतलब क्या होता है ट्राइएंगल। ट्राइएंगल किसे कहते हैं जिसके 3 कॉर्नर हो, ऐसी साइड को क्या कहते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर कहते हैं। अब ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का क्या कंसेप्ट है यहाँ पे वो समझ लें। अ स्क्वायर मैट्रिक्स एम इज सेड टू बी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे अगर क्या हो, इफ ऑल द एलिमेंट्स बिलो, बिलो का मतलब क्या होता है कि नीचे, द प्रिंसिपल डायगोनल, जब मैंने प्रिंसिपल डायगोनल की बात की थी ये रही प्रिंसिपल डायगोनल। अब कह रहे हैं इसके नीचे वाले जितने भी एलिमेंट है वो तमाम एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब देखें ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को देखने के लिए अब इस मैट्रिक्स में देख लें ये जो वैल्यूज है डायगोनल की यानी प्रिंसिपल डायगोनल की वो तो नॉन जीरो है, लेकिन इसके नीचे जो एलिमेंट है वो जीरो है। अब इस एलिमेंट को जरा आप मिला के देख लें तो ये आपके पास जो शेप बन रही है वो ट्रायंगल की शेप बन रही है। देखें ना ये ट्रायंगल की शेप बन रही है यहाँ पे, इस तरह से अगर हम ज्वाइन कर दें तो इसलिए क्या कहा जाता है इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब होना तो ये चाहिए क्योंकि इसके नीचे बन रहा है तो ये तो लोअर ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन चूंकि इसके नाम ही इस तरह से है कि जो नीचे ट्रायंगल बन रहा है उसको क्या कहा जाता है अपर ट्रायंगल कहा जाता है। और यहाँ पे एक और एग्जांपल मैंने लिखी है, ये देखें इसको इस तरह से ज्वाइन कर लें और ये जरा ज्वाइन करें तो यहाँ पे भी क्या हो रही है आपके पास ट्रायंगल की शेप बन रही है। तो अब हम क्या कहेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है ये भी क्या है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट टाइप जो है वो इसी की तरह है, वो है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर क्या है, बस ये जो आपके पास जीरोस है यानी जो ट्रायंगल बन रहा है वो क्या होगा प्रिंसिपल डायगोनल के बिल्कुल ऊपर बन जाएगा। ठीक हो गया, ये इसकी डिफिनीशन में भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देख लें ये आपके पास क्या बन रहा है ट्रायंगल बन रहा है और यहाँ पे भी आपके पास क्या बन रहा है ट्रायंगल बन रहा है। तो अब हम कहेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। यानी अगर ट्रायंगल ये जो ट्रायंगल है ये इस प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे है तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और अगर ये जो ट्रायंगल है ये प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर है तो इसको क्या कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब आ जाते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फिर क्या होगी, यानी हमने तो डायरेक्ट अपर और लोअर ट्रायंगुलर पढ़ी है, ये अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर के अलावा भी कोई मैट्रिक्स है? जी हाँ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। A square matrix A is called triangular matrix if it is neither upper or lower triangular। यानी ना वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो ना लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, लेकिन वो क्या हो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो देख लें यहाँ पे ये वैल्यू लिखी हुई है, ये वैल्यू लिखी हुई, यहाँ पे ये वैल्यूज हैं लेकिन ट्रायंगल नहीं बन रहा, ना यहाँ पे बन रहा है ना यहाँ पे। अगर यहाँ भी मैं जीरो लिख दूं तो फिर भी ये क्या ट्रायंगल नहीं बन रहा था। तो ऐसी मैट्रिक्स क्या कहते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब जो आपकी बुक में एग्जांपल गिवन है वो इस तरह से है कि जिसमें यहाँ पे जीरो बनाया गया है और कहा गया कि ये जी ट्रायंगुलर, ये ना अपर है और ना लोअर ट्रायंगुलर है। फिर नीचे मेंशन भी किया गया है कि जी ये जो है ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, लेकिन वो पहले कंडीशन में बता रहे कि ना ये अपर ट्रायंगुलर है ना लोअर ट्रायंगुलर है। तो ये तभी पॉसिबल है कि जब ये ट्रायंगल ना बने, तो इसको हम क्या कहेंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो चलें अब हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं जो कि है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। यानी मैट्रिसेस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन कब पॉसिबल है, कौन सी कंडीशन का होना जरूरी है अगर वो हमने ऐड करने हैं या सब्ट्रैक्ट करने हैं। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। देखिए दोनों में एक ही कंडीशन है, एडिशन के लिए भी वही है सब्ट्रैक्शन के लिए भी वही है, तो इसलिए मैंने दोनों को एक में ही कवर कर लिया है। एग्जाम्पल मैं अलग अलग दे दूंगा, लेकिन लिखने का फायदा नहीं कि मैं एडिशन को अलग लिखूं और सब्ट्रैक्शन को अलग लिखूं, तो बस सिर्फ यहाँ पे चेंज कर दे के एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए एक ही रूल है। इफ बोथ हैव सेम ऑर्डर, अगर दोनों का ऑर्डर सेम है बस इतनी कंडीशन है, तब हम उनको ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ये मैंने एग्जांपल ली है ए मैट्रिक्स जिसमें लिखा हुआ है 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, और यहाँ पे भी क्या है 2 रोज एंड
3 कॉलम्स। तो अब हम क्या करते हैं, इसको पहले ऐड कर लेते हैं यानी प्लस कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, तो सेम साइड पे यानी यहाँ पे भी 1 है, तो हम 1 1 को नहीं देखेंगे, बस इन साइड को देखेंगे, इन दोनों को प्लस करना है 1 प्लस 1। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है, सो ये हो जाएगा 3 प्लस 4। फिर ये 5 लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है, तो 5 प्लस 6। इसी तरह 7 प्लस 7, 9 प्लस 8 और ये हो जाएगा -5 -9। तो अब इनको प्लस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 से 2, 3 प्लस 4 से 7, 5 प्लस 6 से 11, 7 और 7 क्या हो जाएगा 14, यह हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा -14। तो बस ये इसका क्या हो गया आंसर आ गया, यानी a प्लस बी जो है वो किसके इक्वल है, इस वैल्यू के इक्वल है। अब हम इन्हीं दो वैल्यूज को क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, a माइनस बी कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1, 3 माइनस 4, 5 माइनस 6, 7 माइनस 7, 9 माइनस 8, -5 माइनस इंटू -9। ये ब्रैकेट का इस्तेमाल लाजमी करना है, क्योंकि जब मैं आगे क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें फिर मैं डिटेल से समझाऊंगा कि ब्रैकेट का इस्तेमाल लाजमी क्यों है। ये हो जाएगा 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 4 से -1, 5 माइनस 6 से -1, यहाँ से क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -5 प्लस 9, तो 9 माइनस 5 करें तो क्या आता है 4 आता है। तो ये इसका क्या हो गया, आपके पास आंसर आ गया। तो उम्मीद है आपको एडिशन समझ आ गई होगी और सब्ट्रैक्शन भी, क्योंकि दोनों एक जैसे ही हैं, बस ऐड करना है तो दोनों की वैल्यूज को प्लस कर दें और सब्ट्रैक्शन में दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें। बस ख्याल किस चीज का रखना है, एक तो इस नेगेटिव का ख्याल रखना है इन चीजों का, और दूसरी चीज जो है दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर दोनों का ऑर्डर सेम है तो हम दोनों को क्या कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन कैसे हो सकती है, अब उसके लिए वो कौन सी कंडीशन है जिसकी वजह से ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो वो समझ लीजिए। Two matrices A and B are conformable for multiplication if the number of columns in A is equal to the number of rows in B। ये कह रहे हैं कि A मैट्रिक्स की जो कॉलम की तादाद है वो अगर इक्वल हो B मैट्रिक्स के रो की तादाद के, तो हम कहते हैं कि दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकती हैं। अब ये देख लें कैसे होगा, ये एक रो, ये दूसरी रो, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, और यहाँ भी 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। इसका जो सेकंड नंबर है ये अगर इक्वल हो यहाँ के फर्स्ट नंबर से, तो हम कहते हैं कि ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकती हैं। बस इसमें यही एक कंडीशन है कि अगर क्या हो, इस फर्स्ट का सेकंड एलिमेंट और सेकंड का फर्स्ट एलिमेंट क्या हो, ये दोनों आपस में इक्वल हो, तो हम कहते हैं कि ये दोनों वैल्यूज क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो सकती हैं। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए रूल समझ लें, फिर हम इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। रूल क्या है, रूल यह है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम प्लस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अगर आगे भी दिया हुआ है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो इस तरह से आपने कंटिन्यू करना है इसको। नेक्स्ट क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम प्लस सेकंड रो सेकंड कॉलम, और अगर आगे और भी कॉलम्स है तो सेकंड रो सेकंड थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, और अगर रोज ज्यादा है तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम एंड अप टू सो ऑन, इस तरह से कंटिन्यू कर लेना है आपने। तो ये बस आपको समझाने के लिए जस्ट लिखा है कि इस तरह से आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि मल्टीप्लिकेशन कैसे परफॉर्म होगी। मैंने एक एग्जांपल लिखी है, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू लिखी है। पहले काम आपने क्या करना है, इसका ऑर्डर चेक करना है, क्या इनकी वैल्यू सेम भी है, यानी 2 रोज एंड यहाँ पे 1, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को कंपेयर करना है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ये हो गया फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो, और ये हो गया फर्स्ट कॉलम। ये बस सॉल्व हो गया। अब देखें, अगर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम होता तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते, लेकिन बस यहाँ तक ही है। फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 1 जार 5 प्लस 3 2 जार 6, 5 3 जार 15 प्लस 5 3 जार 15। सो ये इक्वल आ गया आपके पास 6 प्लस 5 से 11 और 15 प्लस 15 से क्या हो गया 30 आ गया। तो ये दो वैल्यूज क्या हो गई हैं, मल्टीप्लाई हो गई हैं।
अब इसमें एक और वैल्यू यानी एक दो चीजें हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो जरा देख के समझ लीजिएगा, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो ये इसका लास्ट टॉपिक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन है क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर क्वेश्चन के साथ ये लिखा होता है, तो इसको जरा समझ लें। इसमें करना क्या होता है, इफ ए इज एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन, यानी ए कोई भी मैट्रिक्स है, इसमें कंडीशन नहीं कि स्केलर है, रेक्टेंगुलर है, डायगोनल है, बस मैट्रिक्स होनी चाहिए जिसमें कुछ रोज और कुछ कॉलम्स होनी चाहिए, नंबर वन। एंड के इज एनी स्केलर, को के जो है हम कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, यानी स्केलर का मतलब क्या है, नंबर है 1 2 3 -1 -2 कोई भी है, फ्रैक्शन में है, कोई भी नंबर है, तो हम क्या करते हैं के की वैल्यू में लिखेंगे। देन इट्स स्केलर मल्टीप्लिकेशन के मल्टीप्लाई ए, यानी के को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, विच इज डिफाइंड एज, इसको इस तरह डिफाइन किया गया कि के इज मल्टीप्लाइड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यानी के को हमने ए के हर एलिमेंट के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल समझ लें किस तरह से, के ए इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाई ए बी सी एंड डी, तो मल्टीप्लाई करें, देखें के ए के बी के सी एंड के डी, बस इस तरह से मल्टीप्लाई हो गए। इसको नंबर में समझने तक इजी हो जाए आपके लिए। 3 के साथ क्या करूं मैं, 3 को ए के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, अब ये क्या होगा, 3 जो ए के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 1 ज़र 3, 3 5 ज़र 15, 3 6 ज़र 18 एंड 3 9 ज़र 27। तो बस ये इसकी क्या हो गई है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गई है। उम्मीद है आपको तमाम टाइप समझ आ गई होंगी। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, ये आपने याद रखने, क्योंकि अक्सर एमसीक्यूज में ये पूछे जाते हैं, या आपको कम से कम इनके नाम याद होने चाहिए, आगे चल के हमने इसको यूज करना है। नंबर 1 नोट क्या है उसमें कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, यानी ए बी को मल्टीप्लाई करें उससे जो आंसर आएगा, फिर बी और ए को मल्टीप्लाई करें, यानी कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन नॉट होल्ड इन जनरल, यानी ये होल्ड नहीं होगी आपके पास। तो इसलिए मैं बता दिया पहले से ही कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है, जिस तरह 9 क्लास की बुक में भी एक सवाल दिया गया था, तो वहां पे भी ये होल्ड नहीं होता था, लेकिन वहां पे इक्वलिटी का साइन लिखा हुआ था, वहां पे भी वो नॉट इक्वल था, तो ये गलती आपने यहाँ पे रिपीट नहीं करनी। नंबर 2 एसोसिएटिव लॉ, उसकी दो किस्म की हैं, एक है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और दूसरा है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या है कि a प्लस बी प्लस सी, इस तरह से ये अगर इक्वल आ जाए a प्लस बी प्लस सी के, तो हम कहते हैं कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिए कि a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, यानी b और c को मल्टीप्लाई करें, उसके जो आंसर आएगा उसको हम a के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे a और b को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जो आंसर आएगा वो c के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको क्या कहा जाता है, एसोसिएटिव लॉ कहा जाता है। लास्ट जो है आपके पास वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो दो किस्म की है, एक को लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव कहा जाता है, एक को राइट डिस्ट्रीब्यूटिव कहा जाता है। तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव का है ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, यानी ए की वैल्यू है वो लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसलिए इसको क्या कहता है, ए बी प्लस ए सी, इसलिए इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव कहा जाता है। ये सी की वैल्यू जो है वो राइट साइड से क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव कहा जाता है। तो उम्मीद है आपको तमाम चीजें इसकी समझ आ गई होंगी। अब हम एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ सिंगल मैट्रिक्स, यानी आपने क्या करना है, इन तीनों मैट्रिक्स को सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब मल्टीप्लाई करने से पहले जरूरी है कि हम देख लें कि क्या ये मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं या नहीं, यानी जो मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन है वो इस पे अप्लाई होती है या नहीं अप्लाई होती। तो इसका ऑर्डर देख लें जरा, इसका ऑर्डर है 1 रोज एंड 3 कॉलम्स, इसका ऑर्डर क्या है 3 रोज एंड 3 कॉलम, और इसका ऑर्डर है 3 रोज एंड 1 कॉलम। अब हमने जो इसकी कंडीशन पढ़ी है या रूल्स पढ़े वो ये है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के जो सेकंड एलिमेंट है वो इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो, तो हम कहते हैं ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। फिर इसका जो सेकंड एलिमेंट है वो इसके फर्स्ट के इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं। और अगर फर्स्ट और लास्ट को देखें तो इसका 3 और इसके 3 ये भी मल्टीप्लाई हो सकता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करती है। पहला जो स्टेप है वो हमारा वेरीफाई हो गया। अब चलें इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मैं पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूं, फिर इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर लूंगा। आप इन दोनों को भी पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, इससे क्वेश्चन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आप देख लीजिएगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6, यानी फर्स्ट रो के हर एलिमेंट को यहाँ पे इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेना है। फिर सेकेंड रो
फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो में क्या लिखा हुआ है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 6। देखें सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 6। और यहाँ पे ये लास्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6। तो यहाँ से अब वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ये हम सोल्व करते हैं 1 2 एंड 4, तो ये आपके पास बन जाएगा 2 1 ज़र 2, 4 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 2 ज़र 12। यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस 2 2 ज़र 4 प्लस 0 प्लस 6 और यहाँ से आ जाएगा 0 प्लस 4 एंड प्लस 12। तो अब आपके पास जो है वैल्यू इस तरह से बन गई है 1 2 एंड 4। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 12 प्लस 2 से आता है 14, 6 प्लस 4 से आता है 10 और 12 प्लस 4 से आता है 16। अब हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। क्या अब ये जो वैल्यूज हैं ये भी मल्टीप्लाई हो सकती हैं या नहीं, यानी अब जो वैल्यूज रह गई हैं तो इसको भी जरा देख लें कंडीशन के अकॉर्डिंग। इसमें अब कितनी वैल्यूज हैं, 1 रोज और 3 कॉलम्स हैं और यहाँ पे देखें 3 रोज एंड 1 कॉलम है। तो इसका ये एलिमेंट इसकी क्या है, इक्वल है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 14 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 16। तो ये हो जाएगा 14 1 ज़र 14, इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 14 प्लस 10 2 ज़र 20 प्लस 6 4 ज़र 64, 16 4 ज़र 64। अब हम इनको प्लस करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा, टोटल वैल्यू हो जाएगी 98। तो ये देख लें आपके पास सिंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया है, यही हमने फाइंड करना था। सो ये इसका क्या हो गया है, आंसर आ गया है। उम्मीद है आपको मल्टीप्लिकेशन समझ आ गई है। अगर आपको यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन हो रही है तो आप पहले क्या करें, जो मैंने इससे पहले जो कॉन्सेप्ट पढ़ाई है आप पहले उस कॉन्सेप्ट को एक दफ़ा देख लें, उसको समझ लें, तो उसके बाद आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी जो कॉन्सेप्ट होगी क्लियर होगी, तो आपसे सारी वैल्यूज ईजिली सॉल्व होंगी। तो अगर तो कॉन्सेप्ट देख लें तो फिर तो आपको ये समझ आ गई होगी। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो पहले आप जाके, यानी इसे जो पहले वाला जो मैंने समझाया है वो जाके देख लें और कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें। तो अब हम इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं जो कि इसके साथ रिलेटेड है, लेकिन उसमें क्या किया गया है, एक वैल्यू सब्ट्रैक्ट भी हो रही है साथ में, यानी मल्टीप्लाई भी हो रहा है और सब्ट्रैक्शन भी हो रही है। तो चलें उस क्वेश्चन को देखते हैं और उसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब इसके सेकंड पार्ट को आप थोड़ा सा समझ लें कि उसमें है क्या। देखें पहले दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं और उसके बाद एक वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो पहले तो आपने मल्टीप्लाई करना है क्योंकि सब्ट्रैक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन के लिए दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर जो है वो सेम होना जरूरी है। तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन को तो आप पहले छोड़ दें, पहले आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो क्या मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं या नहीं, तो इसका ऑर्डर देख लें जरा। इसमें क्या है, एक रो और 3 कॉलम है और इसमें देखें 3 रोज एंड 3 कॉलम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका सेकंड एलिमेंट दोनों इक्वल है, तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो चले हम पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 0 एंड प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -7। ये हो जाएगा फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम। अब देखें आगे जो इसकी वैल्यू है वो यहाँ पे नहीं लिखी जाएगी क्योंकि इसके नीचे अगर नंबर होते तो हम इसको इस तरह कंटिन्यू करते। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5। फिर क्या करते हैं, इस 1 को मल्टीप्लाई करते हैं इस 5 के साथ, 1 मल्टीप्लाई बाय 5। फिर क्या करते हैं, प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 4 और प्लस कर देते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 0 को। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी इस तरह से, 2 1 ज़र 2 प्लस 0 -21, यहाँ से हो जाएगा -1, 2 2 ज़र -4 एंड प्लस 3 5 ज़र 15, यहाँ से हो जाएगा 5 1 ज़र 5, फिर 4 2 ज़र -8 प्लस 0, ये ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे जगह नहीं थी इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया। अब आपने क्या करना है, इसको लिखना है। तो ये हो जाएगा 2 -21 से क्या होगा, -19 आ जाएगा। ये 15, ये होगा -5, तो 15 -5 से क्या हो जाएगा, 10 आंसर आ जाएगा। और यहाँ से होगा 5 -8 हो जाएगा -3।
अब हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस कर देते हैं वो वैल्यू जो कि ऊपर लिखी थी कि इसमें से माइनस करना है आपने किस चीज को, 2 -5 एंड 7। ठीक हो गया। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा -19 -2 10 माइनस इंटू -5 एंड -3 -7। तो इससे आंसर आ जाएगा आपके पास 19 माइनस करेंगे तो -21, यहाँ से होगा 10 माइनस माइनस +5 और ये हो जाएगा -7 और ये हो जाएगा -10। तो इसका आंसर आ गया आपके पास -21, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा -10। तो ये इसका क्या हो गया आपके पास आंसर आ गया। ये जो वैल्यू थी काफ़ी लेंथी थी, इस वजह से मैंने इस वैल्यू को साथ में नहीं लिखा और इसको फिर हमने बाद में क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना था तो इसलिए मैंने बाद में मेंशन कर दिया कि अब हम क्या करें, इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। आपके पास अगर स्पेस हो तो आप इस वैल्यू को यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा कि इसी के आगे क्या है, ये वैल्यू भी लिखी हुई है, तो ये देख लीजिएगा। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ जो कि क्या है, इसी के साथ रिलेटेड है, यानी यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो उसमें क्या है, पॉजिटिव साइन लिखा हुआ है। इसके थर्ड पार्ट को देख रहे हैं, देखें दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है और ये इसके साथ क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे एक नई वैल्यू भी देखने को मिल रही है कि ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी यहाँ पे इन्वॉल्व है। पहले देख रहे थे क्या ये दो मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं या नहीं। तो इसकी यह है 2 रोज एंड 3 कॉलम्स और यहाँ पे देखें तो 3 रोज एंड 1 कॉलम। इसका मतलब क्या हुआ कि ये और ये इक्वल है तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 5। फिर क्या होगा 9 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2 4 जार 8 एंड 2 2 जार 4। ये आपके पास वैल्यू आ गई है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 7 3 जार 21, फिर प्लस 4 1 जार 4 प्लस 5 2 जार 10, यहाँ से हो जाएगा 9 3 जार 27 प्लस 4 2 जार 8 और प्लस 5 1 जार 5 एंड प्लस कर देंगे 8 एंड 4। तो अब आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 21 प्लस 4 से 25 प्लस 10 से आ जाएगा 35 और ये आपके पास जो है वैल्यू बन जाएगी 27 प्लस 5 से 32 और 32 प्लस 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 40 और इसमें हम प्लस कर देंगे 8 एंड 4 को। तो देखें 35 ऐड हो जाएगा 8 के साथ और 40 ऐड हो जाएगा 4 के साथ। तो चलिए इसको यहीं पे लिख लेते हैं, ये इक्वल हो जाएगा 35 प्लस 8 एंड 40 प्लस 4। तो इसको ऐड करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 35 से 43 और ये हो जाएगा 44। सो ये सिंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गई है तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसके लास्ट पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं जो कि पहले ऐड हो रहे हैं और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो चलिए उसको देखते हैं। तो इसके पार्ट 4 में देखना, ये दो वैल्यूज ऐड हो रही हैं, ये ब्रैकेट में क्लोज की गई हैं बताने के लिए कि पहले आपने इन दोनों को सब मतलब सॉल्व करना है, फिर उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करना है। तो चले इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस 3 3 माइनस 2 -1 प्लस -1 एंड -4 प्लस 1। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 3 5 2 4 एंड 6। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 3 प्लस 1 4, 3 माइनस 2 से आएगा 1, ये हो जाएगा 1 प्लस -1 से -2 एंड ये हो जाएगा -3। तो ये हो जाएगा 1 3 5 2 4 एंड 6। क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं? तो चले देख लेते हैं। इसमें 2 रोज एंड 2 कॉलम्स है, इसमें भी क्या है 2 रोज एंड 3 कॉलम्स है। तो इसकी ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो चले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 4 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 6। ये क्लोज हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, सेकंड रो को भी इसी तरह से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी -2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय
2, फिर क्या होगा -2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर क्या होगा -2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 6। तो ये हो जाएगा 4 1 ज़र 4 प्लस 2 1 ज़र 2, 3 4 ज़र 12 प्लस 4 4 5 ज़र 20 प्लस 6 1 ज़र 6। तो ये हो जाएगा -2 -6 -6 -12 -10 -18। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी आपके पास 4 प्लस 2 से 6, 4 प्लस 12 से 16, ये हो जाएगा 26, यहाँ से होगा -8, ये हो जाएगा -18 और यहाँ से होगा -28। तो ये हो गई आपके पास सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट। तो ये आपका सोल्यूशन हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सिंप्लीफाई हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि इफ लेट सपोज, यानी ए की वैल्यू है, लेट ए इज इक्वल टू, ए लिखा हुआ है आपके पास 2 -5 एंड 1, फिर इस तरह से लिखा हुआ है 3 0 एंड -4, फिर क्या है बी की वैल्यू लिखी हुई है जो कि है हमारे पास 1 -2 -3, और फिर है हमारे पास 0 -1 एंड 5, और लास्ट में क्या है एंड सी की वैल्यू गिवन है जो कि है 0 1 एंड -2, 0 1 एंड -2, फिर क्या है 0 -1 एंड -1। ये क्वेश्चन है, तो अब फाइंड क्या करना है, देन फाइंड करना है हमने 2a प्लस 3b -4c, ये हमने क्या करना है फाइंड करना है। अब हमने पहला काम क्या करना है, ए के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दें, बी के साथ 3 को मल्टीप्लाई कर दें और सी के साथ 4 को मल्टीप्लाई कर दें। तो फिर हम इसको फिर फर्दर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, ए बी और सी के साथ वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखें ए के साथ 2 को मल्टीप्लाई करना है, बी के साथ 3 को और सी के साथ 4 को मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको फर्दर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये इक्वल आ जाएगा आपके पास। तो मैंने क्या कहा था कि जब हमने मल्टीप्लाई करना हो स्केलर को, तो हमने सारी वैल्यूज के साथ क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। 2 2 ज़र 4, 2 5 ज़र -10 एंड 2 1 ज़र 2, तो ये हो जाएगा 3 2 ज़र 6, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा और ये हो जाएगा -8। फिर क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 को b के साथ, तो ये हो जाएगा 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र -6 और ये हो जाएगा 3 3 ज़र -9। यहाँ से हो जाएगा 0 -3 एंड 5 3 ज़र 15। यहाँ पे ये इक्वल हो जाएगा 4 0 ज़र 0, 4 1 ज़र 4, 4 2 ज़र -8, 0 -4 एंड -4। ये आपके पास ये तीनों वैल्यूज आ गई हैं। अब क्या है, नाउ according to the condition, कंडीशन क्या है जिसके थ्रू हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो वो है हमारे पास कि 2a प्लस 3b -4c, ये हमने फाइंड करना है। तो इसकी वैल्यूज को अब हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। वो आपके पास आ जाएंगी इस तरह से, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं 2a प्लस 3b, पहले इसको चले सॉल्व कर लेते हैं, या चले सारे लिखने आप अगर जगह है तो सारे भी लिख सकते हैं, या नहीं तो पहले 2 को सॉल्व कर लें फिर थर्ड को उससे सब्ट्रैक्ट कर लें, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, पहले 2 वैल्यूज को लिख रहा हूँ। तो ये हो जाएगी आपके पास 4 -10, 2 6 0 एंड -8, इसमें प्लस कर देते हैं 3 -6 -9, 0 -3 एंड 15। और ये जो वैल्यू मैं बाद में सॉल्व करूंगा, तो यहाँ से मैं इसको क्या कर रहा हूँ, फिलहाल कैंसिल कर रहा हूँ। ये आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 + 3 -10 -6 2 -9, 6 + 0, चूंकि ये ऐड हो रहे थे, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है तो इस वजह से ये नेगेटिव साइन रहा है। यहाँ भी नेगेटिव साइन, पॉजिटिव नेगेटिव से नेगेटिव आता है। 0 -3 -8 + 15। अब क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 4 + 3 से 7 -16 -7 6 -3 और ये हो जाएगा 8 से होगा 7। ये आपके पास क्या हो गई है,
2a प्लस 3b की वैल्यू आ गई। अब इसमें से क्या करते हैं, हम इसमें से हम 4c को माइनस कर लेते हैं। सो यहाँ पे लिख लेंगे 2a प्लस 3b माइनस 4c इज इक्वल टू 7 माइनस 16 से माइनस 7 6 माइनस 3 एंड 7, और इसमें से माइनस कर देंगे 0 0 4 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 4। इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 7 माइनस 0 माइनस 16 माइनस 4 माइनस 7 प्लस 8, ये देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 6 माइनस 0 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 4, और ये हो जाएगा 7 प्लस 4। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस 0 से 7, ये हो जाएगा माइनस 20, ये हो जाएगा प्लस 1, यहाँ से हो जाएगा 6, यहाँ से भी 1, और ये हो जाएगा 11। सो ये इसका क्या हो गया, आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी सिंप्लीफाई हो गया। यहाँ पे मैं लेक्चर को एंड करने लगा हूँ क्योंकि लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया है। तो इसके जो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 जो है वो हमने इसी लेक्चर में कवर किए हैं। बाकी जो क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ पे जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं वो अच्छे तरीके से सीख ली होंगी, और इसकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।